शुरुआत करते हैं खबरों की। चारधाम शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए पीएम मोदी आज सीमांत जिले उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर पहले मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुकबा में पूजा की और इसके बाद बाइक रैली को रवाना किया। पीएम ने यहां पर व्यू पॉइंट से हर्षिल घाटी भी देखी और उसके बाद उन्होंने हर्षिल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां पर सरकार को विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास मंत्र दिए, तो वहीं लोगों से विंटर सीजन में उत्तराखंड आने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड को चुनें। यहां पर अब कोई भी सीजन ऑफ सीजन नहीं। दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म काफी पॉपुलर है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के और इसके लिए हम ऐसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देश की यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज में मैं उन सब नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि स्टूडेंट्स के विंटर ट्रिप के लिए आप उत्तराखंड को पसंद कीजिए। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े महानुभावों से भी आग्रह करूंगा, वो अपने बड़े बड़े सेमिनार के लिए उत्तराखंड आए। मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में हम इस सेक्टर में तेज गति से विकास के साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार देने वाला बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। गोरखपुर मंडल के 2500 युवाओं को सीएम युवा योजना के तहत 125 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी ने युवाओं को उद्यमिता का मंत्र भी दिया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर तैयार करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है और इसीलिए यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने 24 जनवरी 2025 को प्रारंभ की। इस योजना में आज गोरखपुर और बस्ती मंडल के 1440 लाभार्थियों को 67 करोड़ 14 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करते हुए 575 लाभार्थियों को आज 25 करोड़ 80 लाख रुपए का ऋण यहां पर पहले वितरित किया जा चुका है और ये सभी कार्रवाई को आज यहां पर किया जा रहा है। और आज के जो ऋण वितरण का शिविर है, इसमें 2500 लाभार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान कश्मीर मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। कश्मीर के मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि देखिए, कश्मीर में वास्तव में हमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि हमने इसके अधिकांश मुद्दों को हल करने का काम किया है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था, फिर कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना ये दूसरा कदम था। चुनाव कराना, जिसमें बहुत अधिक मतदान हुआ, लोगों ने बड़ी संख्या में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया और हर वर्ग ने मतदान किया, ये तीसरा कदम था। मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। जब ये हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का समाधान हो जाएगा। इधर दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। यहां पर गडकरी ने कमला पावर विमेन अवार्ड से महिलाओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का दौरा किया था। अब सीएम ने
शालीमार बाग में सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जो भी खामियां पाई, अधिकारियों से उन्हें दुरुस्त करने के लिए कहा है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी पर गृह मंत्रालय लगातार समीक्षा कर रहा है। अब आईबी और दिल्ली पुलिस के खतरे के आकलन और पर आगे की जो सुरक्षा है उसका निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा कवर इस समय अरविंद केजरीवाल को मिल रही है, जो कि खतरे की आशंका के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा पहले दी गई थी, और Z श्रेणी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाती है। गृह मंत्री के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन दिखाया है। आज संगम विहार इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, जहां लोगों ने आकर अपने कागज पुलिस को दिखाए। दिल्ली पुलिस ने इलाके के लोगों को फिजिकली बुलाकर सभी कागजात ले लिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करना भारी पड़ता दिख रहा है। पहले तो विधानसभा के बजट सत्र से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकती दिख रही है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में बयान दिया था, जिसके बाद विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया, कहा कि जो भी छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आजमी को जेल में डाला जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। आज बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना गया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं। बिहार में सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा उनकी तरफ से, इसके साथ ही ताड़ी को शराबबंदी से अलग रखने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो राज्य में 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने लायक नहीं बचे। नीतीश कुमार को मंत्रियों का नाम तक नहीं पता होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सुपौल में सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में सनातनी श्रद्धालु और आरएसएस कार्यकर्ता शामिल हुए। उनके उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सनातन धर्म को लेकर बीते दिनों तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर आज उन्हें राहत मिली। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुमति के बिना इस मामले में कोई और केस दर्ज नहीं होगा और वहीं गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बरकरार है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता की थाने में पिटाई मामले को लेकर यूपी में सियासत गरमाई। एसबीएसपी के अध्यक्ष यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने 7 मार्च को बासडी थाने का घेराव करने का ऐलान किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व खुद ओपी राजभर करेंगे और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को उठाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। 7 अप्रैल को इसका समापन होगा। बोर्ड परीक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। सभी छात्र अच्छे अंक प्राप्त करने की आशा लेकर के परीक्षा दे रहे हैं, जाहिर है, और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। उसकी पहचान लाजर मसीह के रूप में की गई है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक वो बीकेआई के जर्मनी आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे संपर्क में था। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने आज सुबह 3:30 बजे छापेमारी कर लाजर मसीह को गिरफ्तार किया। वो पंजाब के अमृतसर जिले के कुरलियाना गांव का रहने वाला है। पिछले साल 24 सितंबर को लाजर मसीह पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। एसटीएफ को उसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल और 13 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के पते वाला आधार कार्ड भी, बिना सिम कार्ड का एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। और इधर सिंगर और रैपर हनी सिंह का एक नया गाना मैनिएक, जहां पर इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है, तो इस गाने पर अब सवाल उठने लगे हैं। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने हनी सिंह के इस गाने के खिलाफ अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस गाने पर रोक लगाने की भी मांग की है। नीतू चंद्रा ने पटना हाई कोर्ट में अश्लील गानों पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की और इस मामले में हाई कोर्ट ने 7 मार्च को सुनवाई रखी है। नीतू चंद्रा ने अपनी याचिका में हनी सिंह और हरदेश सिंह के बनाए गए गाने मैनिएक को अश्लील बताया और उनका कहना है कि इस गाने में औरतों की इमेज को अश्लील ढंग से पेश किया गया।
डिजिटल युग में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और जो ताजा घटना है वो लखनऊ की है। 14 साल के बच्चे ने मोबाइल गेम खेलते समय अपनी मां के बैंक खाते की जानकारी साझा कर दी और ठगों ने 1.5 लाख उड़ा लिए। जब मां को पैसे कटने का मैसेज आया तो फौरन बैंक और साइबर सेल में शिकायत करवाई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में बाइक चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12 चोरी की गाड़ियां बरामद हुई हैं। पुलिस को इस गिरोह का काफी दिनों से तलाश था, वो लगातार इन्हें खोज रही थी। और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बड़े क्रिकेट सट्टेबाज रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे वनडे इंटरनेशनल मैच पर करोड़ों की सट्टेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त किया है। आरोपी पहले भी कई गंभीर अपराधों में शामिल रह चुका है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी इन दिनों दुबई में है। टीम इंडिया की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी में गेंदबाजी कर रहे हैं। इस दौरान रमजान का महीना भी है, लेकिन उनके रोजा नहीं रखने पर सेमीफाइनल मैच के दौरान अब सियासत शुरू हो गई। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्रिकेटर के रोजा नहीं रखने की आलोचना की। कहा, रोजा रखना इस्लाम का फर्ज है। शहाबुद्दीन ने क्रिकेटर शमी पर पवित्र रमजान के महीने के दौरान रोजा नहीं रखने पर कड़ी आलोचना की और कहा, रोजा रखना फर्ज है। अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो वो गुनहगार है। रोजा नहीं रखकर मोहम्मद शमी ने गुनाह किया। मोहम्मद शमी को नसीहत दी। कहा कि शरीयत के नियम कायदे हैं, उन्हें पालन करने की सभी की जिम्मेदारी है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम बुधवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर फिर से चौकस साबित हुई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ग्रुप स्टेज तक अजय रहने वाली साउथ अफ्रीका फाइनल्स के रेस में है मुकाबले, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच हार गई। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में 50 रन से जीत हासिल की और अब फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला 9 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर भारत के साथ होगा। भारत ने टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया था और 25 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने हैं। 2000 में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर के एक खिताब अपने नाम किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर लगाए गए टैरिफ के लागू होने के साथ ही दोनों देशों में वो तनातनी बढ़ गई है। अब कनाडा के पीएम भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इन सबके बीच में टैरिफ को लेकर कनाडा के पीएम ट्रूडो ने ट्रंप से बात की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर बातचीत की जानकारी दी है और लिखा है कि कुछ हद तक दोस्ताना तरीके से बात हुई।